सही। अब आज हम लोग करेंगे इंशाल्लाह ताला रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी इसमें आप लोग सीखेंगे डिवीजन। ठीक है, जब कभी डिवीजन वाली सिचुएशन होगी तो उसको करना कैसे है डिवाइड। सही है। मैंने कल एक चीज बताई थी, सर्ट, कॉन्जुगेट सर्ट्स। सही है, उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, बट उसमें एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर कॉन्जुगेट सर्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। बताओ, याद है किसी को? सर आइडेंटिटी। हर स्क्वायर रूट के एक रैशनल नंबर आता है। अगर आप जो है वो दो कॉन्जुगेट सर्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, एक रैशनल नंबर आता है। ठीक है, चल अब यहां पर हमें रैशनलाइजेशन सीखना है। तो सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि व्हेन वी से रैशनलाइज या रैशनलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले ये सीखेंगे, फिर कॉन्जुगेट सर्ट पे बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे। ये मैंने क्लियरली बता दिया कि इस टॉपिक में आखिरी चीज है ये जो सिखाई जाती है। उसके बाद तो फिर बस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाता है। ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का मतलब डेफिनेटली ये नहीं होता कि वो सिखाया भी जाएगा आपको। सही। तो सबसे पहले ये मैं साइड में लिख रहा हूं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब क्या है भाई रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन is the removal of surd from the denominator। ठीक है, क्या कहा मैंने? रैशनलाइजेशन क्या है? डिनोमिनेटर में से सर्ट को खत्म करने को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक, सर्ट क्या होता है? सर्ट पता है, नहीं पता? बताओ, सर्ट बताया था कि नहीं बताया था? नहीं याद किसी को सर्ट? नंबर्स इन्वॉल्विंग रूट्स। हाँ, नंबर्स इन्वॉल्विंग रूट्स, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या इस तरह की चीजें। ठीक है, तो जब भी रैशनलाइज करने को कहा जाएगा तो फिर आपको डिनोमिनेटर में से वो नंबर्स खत्म करने हैं जो रूट्स में हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो ये, दूसरी बात, रैशनलाइजेशन is done by multiplying and dividing the denominator with its conjugate। ठीक है भाई, और रैशनलाइजेशन करनी है तो वो होगी कैसे? डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक हुआ यहां तक? जी सर। अब बात यह है कि कॉन्जुगेट सोर्स की कहानी क्या है। ठीक है, कॉन्जुगेट सोर्स की कहानी क्या है? सही है भाई, अब सीखना है कि कॉन्जुगेट सोर्स क्या होते हैं। तो पहले जरा इसको नीचे ही ले आता हूं, मैं यहां लिख रहा था। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक सर्ड दिया और आपसे उसका कॉन्जुगेट पूछा,
अब बिल्कुल इनिशियल लेवल का सर्ड होता है आमतौर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2। सोच के बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये रूट खत्म हो जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को अगर हम, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट या तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है या फिर माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ज्यादातर लोग आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कॉन्जुगेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बताते हुए मिलेंगे। माइनस का स्क्वायर रूट 2 भी है वो, जिसको अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कम से कम रूट तो खत्म होगा। ठीक, कैसे? अगर मैं रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका क्या मतलब है? रूट 2 का स्क्वायर, ये बात मानोगे? जी सर। और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचा। इसी तरीके से अगर तुम रूट 2 को कभी माइनस के रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब सिर्फ रूट 2 पे स्क्वायर आएगा, माइनस पे तो नहीं आएगा मगर रूट 2 पे आएगा। ये बात सही है? ये बात सही है? जी सर। तो तुम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो या रूट 2 को माइनस के रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही सूरतों में रूट तो खत्म होता है। ठीक, अच्छा, फिर फर्ज कीजिए 3 प्लस रूट 2 है आपका सर्ट, इसका कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा? किस चीज से मल्टीप्लाई करूं इसको कि रूट 2 खत्म हो जाए? बोलो, कोई ऐसी 3 माइनस चीज? रूट 2। 3 माइनस रूट 2, ठीक है। 3 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट सर्ट होगा 3 माइनस रूट 2। चलो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास 3 प्लस रूट 2 है और मैं 3 प्लस रूट 2 को 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बताओ किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा ये? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी वाली? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जी सर। ए का मतलब 3, बी का मतलब रूट 2। रूट 2। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कम से कम रूट खत्म हो गया। सही हो गई बात? जी सर। ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स में इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बात समझ में आए, सिर्फ याद नहीं करना पड़े। अच्छा, इसके बाद फर्ज कीजिए 7 माइनस रूट 4 है, तो 7 माइनस रूट 4 का कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा? 7 7 प्लस माइनस रूट रूट 4। 7 प्लस रूट 4, यानी क्या टेक्निक है, क्या चीज कर रहे हैं हम कॉन्जुगेट बनाने के लिए? सिर्फ कहाँ चेंज ला रहे हैं? साइन है। साइन में। कौन सी वाली साइन में? बीच की साइन में। सही है, सिर्फ बीच की साइन में फर्क ला रहे हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब जरा एक और मिसाल लो। -2 प्लस रूट 3 है, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3। माइनस 2 माइनस। सिर्फ बीच वाली साइन बदलनी है ना? क्या ख्याल है? -2 माइनस रूट 3। सही है, एक तो मैंने मान लिया, -2 माइनस रूट 3। और बोलो, इसका एक और कॉन्जुगेट सर्ट भी हो सकता है।
इसका एक कॉन्जुगेट सर्ट और भी हो सकता है, वो होगा 2+√3। कैसे? ये कैसे होगा? बताएगा कोई? देखो, जो मैंने -2+√3 लिखा है ना ब्लू से, इस -2+√3 का क्या मतलब हो सकता है? √3 -2 हो सकता है इसका मतलब। ये बात तो मानोगे? जी सर। और ये जो 2+√3 लिखा है मैंने, ये 2+√3 का मतलब √3+2 हो सकता है इसका मतलब कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, क्या वो बीच की साइन बदल गई? जी सर। तो बताओ, अगर कॉन्जुगेट सर्ट्स बनाने हैं तो जरूरी है बीच वाली साइन ही बदली जाए? ठीक है, सर ऑपरेशन बदल देंगे। नहीं मतलब सिर्फ बीच वाले का बदलूं या कोई सा भी बदल सकता हूँ? कोई सा भी बदल सकता है। कोई सी भी साइन आप बदलें, बस उसको फिर अरेंज ऐसे करें कि वो a+b a-b के फॉर्म में आए। ठीक है बात? जी सर। ये ख्याल रखिएगा, ये कुछ कॉन्जुगेट सर्च के एग्जांपल है। अक्सर लोग यही मान के चल रहे होते हैं सिर्फ कि बीच की ही साइन बदलें। बीच की साइन बदलना जरूरी नहीं है, कोई एक साइन को डिफरेंट कर दें। अगर कोई एक साइन भी डिफरेंट है तो वो कॉन्जुगेट सर्ट्स ही हैं। बस फिर आप उसको अरेंज कर लें इस तरीके से कि a+b इंटू a-b लग जाए। समझ गए? सही है बात? जी सर। तो किसी भी सर्ट का कॉन्जुगेट सर्ट एक ऐसी चीज होगी कि जब मल्टीप्लाई करूं तो रूट खत्म हो। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में से रूट खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनलाइजेशन ही करना पड़े तुमको। और तरीकों से भी रूट खत्म होते हैं डिनोमिनेटर में से। ठीक है, अभी करूंगा, उस पर भी बात करूंगा, सवाल वैसे भी करूंगा मैं। ठीक है, चलो। अब पार्ट ए में लिखा है कि आप क्या करो भाई, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यहाँ तो सवाल ने साफ साफ कहा कि क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करें। अब पहले पार्ट में तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है बता दो। पहले पार्ट में या पहले सवाल में तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है? √5। √5। तो इसको किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड करवाओगे बोलो? -√5। -√5 से भी कर लेंगे, पहले √5 से कर लेते, दोनों से करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी √5 से करता हूँ। सही है, जब √5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय √5, इसका तो कुछ नहीं हो सकता ना, ये तो 6√5 ही रहेगा। ये बात सही है। जी सर। और √5 मल्टीप्लाई बाय √5, जब दो √5 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? 5। ये बात सही हो गई? जी सर। जी सर। अच्छा, इसी सवाल को मैं -√5 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो वो भी देख लेते हैं। क्या है भाई? 6/√5 है। हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें माइनस के √5 से तो डिवाइड में भी माइनस का √5 ही लगाएंगे। ये बात सही हुई? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाय √5, 6√5, और √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज 5। आप शुरू में ना कैंसिल करें माइनस, बेशक आखिर तक ले आए,
6 को माइनस के रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 6 रूट 5, रूट 5 को माइनस के रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो पहले प्लस माइनस माइनस, रूट 5 इंटू रूट 5 विल ओनली बी अ 5, और फिर उसके बाद आखिर में जाके इस माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर 6 रूट 5 अपॉन 5। क्या ये बात सही है? जी सर। आगे बात समझ में? जी। उसके बाद आओ पार्ट बी पर। अब पार्ट बी में लिखा है 7 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब ये जिस तरह का डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट सर्ट क्या होगा? 2 minus root 3. वेरी गुड, इसका कॉन्जुगेट सर्ट होगा 2 माइनस रूट 3। तो मैं मल्टीप्लाई भी 2 माइनस रूट 3 से करूंगा और डिवाइड भी 2 माइनस रूट 3 से करूंगा। ये बात सही है? जी सर। अब ये 7 तो जाकर पूरे का पूरा 2 माइनस रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये ज़रूरी होते नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, बट शुरू में इसको लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्ड्स में सिंप्लीफिकेशन एरर्स बहुत होते हैं, तो इसलिए ज़रा शुरू के कुछ टाइम्स में लिख लें ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से नो हाउ हो। बाद में जब स्किप करें तो एटलीस्ट आपको पता हो व्हाट वर द स्टेप्स दैट वी हैव नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो इसलिए शुरू में परफॉर्म कर ले तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये 7 भी 2 से मल्टीप्लाई और ये 7 रूट 3 से भी मल्टीप्लाई। ये बात सही है? 7 2s are 14 प्लस माइनस माइनस 7 इंटू रूट 3 7 रूट 3। ये बात सही? जी सर। डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3 कैसे मल्टीप्लाई होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास? 2, बी क्या है? रूट 3 है, रूट 3 है ना भाई। 14 माइनस 7 रूट 3। अब ये 14 में से 7 माइनस तो नहीं करवाओगे ना? जी सर। सही है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3। तो क्या बच गया? 14 माइनस 7 रूट 3 अपॉन में 1 लिखूं, अपॉन का 1 नहीं लिखेंगे। नहीं लिखेंगे सर। ये बताओ कि ये आखिर में जो 14 माइनस 7 रूट 3 बचा है, क्या इसमें से कुछ कॉमन है? 7 सर। कॉमन ले लूं? नहीं। ठीक है, कॉमन लेके कोई फायदा है नहीं मुझे, इसलिए मैं उसको कॉमन नहीं ले रहा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी सर। जी सर। चलो अब आओ, ये वाला पार्ट है 12 अपॉन रूट 3 है। अब 12 अपॉन रूट 3 देखो, सवाल में ना यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको क्या करना है? रैशनलाइजेशन करनी है। सही है? जी सर। तो एक तो मेरे भाई मैं इसको करा रहा हूं रैशनलाइजेशन से, और इस तरह के केस में बिना रैशनलाइजेशन भी पॉसिबल है। तो एक मैं रैशनलाइजेशन से करा रहा हूं क्योंकि सवाल ने कहा हुआ है। पास्ट पेपर में जब सवाल आएगा तो अगर वो रैशनलाइजेशन कहे तब तो चलो ठीक है, नहीं कहे तो और तरीके भी आने चाहिए। अब फिलहाल तो रैशनलाइजेशन करनी है, तो किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड? रूट 3। रूट 3 से। तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड। तो 12 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 तो 12 रूट 3 हो जाएगा ना? सही है? जी सर। अपॉन में रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। क्या मैं इसको यहाँ छोड़ दूं? नो सर। ठीक है, क्या हो रहा है? सिंप्लीफिकेशन। 3 से 12 कैंसिल हो रहा है तो 4, तो क्या बचा?
4 4 3 रूट 3। ये 4 रूट 3 लिखते हुए ख्याल रखना 4 इंडेक्स नहीं है, तो ये इंडेक्स से क्लियरली दूर होना चाहिए। अगर ये मुझे थोड़ा सा भी लगा कि ये इंडेक्स में लिख दिया है तो भाई फिर ये कंफ्यूजन की तरफ जाएगा और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सही है बात, ये ख्याल रखना, बिल्कुल साफ साफ लिखना। अब एक तरीका और कर रहा हूं, विदाउट रैशनलाइजेशन, ये भी सीखो। जब मौका मिले इस पे भी फोकस करेंगे। अब लिखा है 12/√3। आप लोगों को अभी इनिशियली क्लिक नहीं करेगा ये, आप हमेशा आपको ये होगा हमें कैसे पता चलेगा सर, ये चीजें एक्सपीरियंस से, पढ़ने से, करने से आती हैं। अब जैसे 12 लिखा है ना, मैंने 12 को ब्रेक कर दिया 4 × 3 में। क्या मैं 12 को 4 × 3 में ब्रेक कर सकता हूँ? जी सर। ठीक है। क्या मैं 12 को 6 × 2 में भी ब्रेक कर सकता हूँ? जी सर। तो 4 जी सर। × 3 में ही क्यों ब्रेक करूं, 6 × 2 में क्यों नहीं ब्रेक करूं? 4 परफेक्ट स्क्वायर है। वो तो तब ना महज जब तुम रूट के अंदर लिखो, अभी तो 12 रूट के अंदर लिखा ही नहीं है ना तुमने। वो तो तब के लिए टेक्निक है ना, अगर आप रूट के अंदर किसी नंबर को ब्रेक कर रहे हैं। ये नंबर तो रूट के अंदर है ही नहीं, आपको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ही नहीं। सही है। अच्छा चलो अब देखो, मैंने 4 × 3 में ही क्यों किया? मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है? मेरे पास √3। √3। सोच के बताओ, क्या तुम्हारे पास न्यूमिनेटर में √3 है? जी। कितने हैं? 2। 2 हैं। सही है। कैसे? जैसे 4 × 3 लिखा है ना, ये जो एक 3 देख रहे हो, इस एक 3 में हम सब जानते हैं कि 2 √3 छुपे हुए होते हैं। ये बात सही है। जी सर। तो मैंने इसलिए 4 × 3 में ब्रेक किया ताकि 2 √3 निकले वहां से। अगर 6 × 2 में ब्रेक करता तो फिर 2 √3 निकालने के लिए क्या करता, या तो फर्दर ब्रेक डाउन करता 6 को। ठीक है, बात आई समझ में? जी सर। तो ये वाले 3 को रिप्लेस किया 2 √3 से। ये जो ऊपर एक 3 लिखा हुआ है उसको मैंने इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया। ये बात सही है। जी सर। और डिवाइड में क्या है? √3। अब डिवाइड के 1 √3 से ऊपर का 1 √3 कैंसिल, तो कुल मिलाकर बता दो क्या बचा? 4√3। 4 √3। बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से सवाल नहीं करते, ना करवाते हैं। ठीक है, तो होता फिर ये है कि रह जाता है ये तरीका। ठीक है, ये भी आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास इस टॉपिक का कंटेंट बहुत कम है। जो मेरे पास 2 4 6 लिमिटेड क्वेश्चंस हैं उसी को मैं मैक्सिमम जितने तरीकों से कर सकता हूं उतने तरीकों से करूंगा। आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आपके पास कंटेंट कम है तो जितने ज्यादा तरीकों से कर सकें कर लें। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत चीजें आएंगी, अभी पता नहीं क्या कुछ देखना पड़ेगा। रूट का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि रूट को तो कभी भी देखो उसको शक की नजर से देखो कि इसके अंदर से शायद कुछ बाहर आ जाए। ठीक है, अनलेस के रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर लिखा है उसको शक से मत देखो बस, बाकी हर एक पे डाउट करो। सही है बात? अच्छा, अब आ जाओ पार्ट बी पर। सही है, अब पार्ट बी को रैशनलाइजेशन से ही कर पाएंगे आप। मेरी बात आ रही? जी सर। अब इसका कॉन्जुगेट सॉर्ट बताओ मुझे। 4 - √5। तो 4 - √5 से मल्टीप्लाई भी किया और 4 - √5 से डिवाइड भी किया। सिर्फ डिवाइड या सिर्फ मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते ना, जो भी करेंगे
दोनों जगह करेंगे, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब क्या है, ये 22 भी मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस रूट 5 से, 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस रूट 5, और डिवाइड में 4 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस रूट 5। यहाँ तक बात सही है? जी सर। सर एक अच्छा, सवाल था। एक सवाल पूछो। सर जब हम लोग दूसरे सवाल करते हैं क्या नाम है अलजेब्रिक इक्वेशंस वगैरह के, तो उसके अंदर जब हमको डिनोमिनेटर वगैरह सेम करना होता है तो भी हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं ना? वहां पर इस तरह की नौबत आएगी नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड वाला करके। कर जरूर सकते हो, कर जरूर सकते हो, लेकिन वो रूट वाले नहीं होते, वो बिना रूट वाले होते हैं। और अदरवाइज जो होते हैं उसमें तुम यही करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करते हैं ना। ठीक है सर। अच्छा, तो अब ये 22 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 88 आ गया। ये नॉन कैलकुलेटर बेस्ड टॉपिक है। फिर 22 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22 रूट 5 आ गया। ये बात सही हो गई। जी सर। अब डिवाइड में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात सही है। जी सर। अच्छा भाई, 88 माइनस 22 रूट 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5। ठीक, 88 माइनस 22 रूट 5 और अपॉन में आ जाइए तो 16 माइनस 5 कितना? 11। अब इस पॉइंट पे पहुंच के तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? कॉमन फ्रैक्शंस लेंगे। में सिखाया है। कॉमन इस लेंगे। पॉइंट पे पहुंच के हमेशा चेक इफ समथिंग इज कॉमन। याद है जब भी फ्रैक्शन में बताया था, एंड इफ इट्स कैंसलिंग विद द डिनोमिनेटर। यहां पहुंच के आप पे ये फर्ज है, किसी भी तरह का फ्रैक्शन आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए तो देखें जरा कुछ कॉमन आके कैंसिल तो नहीं हो सकता। अब सबसे पहले क्या न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है? 11। जी सर। कॉमन कॉमन 22 भी है, कॉमन 2 भी है, ठीक है। अब जैसे सबसे ज्यादा तो 22 है जो कॉमन, बट मैं कॉमन 22 नहीं लूंगा, ठीक है। कॉमन तो 22 है ना, ये बात तो सही है ना, मानोगे ना ये जी बात तो, सर। ठीक है। लेकिन मैं 22 कॉमन नहीं लूंगा, सही है। मैं 22 कॉमन क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि 22 कॉमन लेके कुछ फायदा नहीं है, 11 कॉमन ले लूं तो बेहतरीन हो जाएगा, सही है। तो 11 कॉमन लिया, जब 11 कॉमन लिया तो क्या बचा, 8 माइनस 2 रूट 5 और अपॉन में क्या बचा, 11। ये 11। बात सही है। अब इस 11 से ये 11 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया मेरे पास फाइनली, 8 8 माइनस 2 रूट 5। माइनस 2 रूट 5। अब यहाँ पहुंचे ना तुम, क्या ब्रैकेट की जरूरत है? नहीं सर। अब देखो ये फर्स्ट टाइम सवाल किया ना तुमने, तो एक तो ये कि तुम यही करोगे जो मैंने तुम्हें करके दिया। दूसरा, इस पॉइंट पे पहुंच के हो सकता है चेक भी नहीं करो कि भाई कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये नहीं किया तो डेफिनेटली मार्क्स गए, ठीक है। अब सुनो, अब ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए शुड हैव kept these factors intact
until की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है ना, until the end। अब ये बात मैंने कहाँ के लिए लिखी है, ये देख रहे हो, यहां पर ही 22 4 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था। जी सर। मुझे इस 22 को 4 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए था उसी वक्त। सही है, जी सर। इसको मैं इंटैक्ट रखता, आखिर तक चलाता, ठीक है। और अगर मुझे आखिर में आके फील होता कि भाई कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, बात आई समझ में? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर ये येलो वाले स्टेप की जरूरत पड़ेगी कि आपको कॉमन चेक करना पड़ेगा, और हमारे यहाँ बच्चे ये नहीं करते। हमारे यहाँ बच्चे तो खैर बहुत कुछ नहीं करते, हमारे तो बच्चे ये भी नहीं याद रखेंगे कि सर ने बताया था कि इसको इंटैक्ट रखें। सही है, तो अगर तो या तो उसको इंटैक्ट रखें, आखिर तक चलने दें, जब कुछ कैंसिल हो जाए जो बचे वो मल्टीप्लाई कर दें। अगर नहीं रखा तो भी कोई गलती नहीं हुई, बीच में आपको दोबारा मौका मिलेगा कॉमन लेने का। जो मैं अक्सर कहता भी हूँ कि गलती करना मसला नहीं है, मगर गलती करने के बाद उस गलती को सही करना आना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, गलती हो गई, पूरे का पूरा सवाल काट के बिगिनिंग से शुरू कर दिया। ये वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। गलती सुकून से करे, कोई मसला नहीं है, बट उस गलती से फिर सही स्टेप की तरफ आ जाए, ये आदत डालने की कोशिश करें कि गलती हो गई कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर लूं कि चीजें सही हो जाए। सही है, हमेशा इतना मौका नहीं मिलेगा पेपर्स में कि तुम बिगिनिंग से शुरू कर दो सवाल। सही है बात? जी सर एक सवाल है। एक सवाल पूछो भाई। सर ये 8 माइनस 2√5 है, इसके अंदर 2 कॉमन नहीं ले सकते? 8 माइनस 2√5 में से 2 कॉमन लेके क्या करोगे? तुम्हें सिंप्लीफाई करना है तो फैक्टर्स में तो नहीं छोड़ सकते ना आंसर। ओके सर, समझ ठीक गया। है, वो 2 कॉमन ले सकते थे अगर कुछ कैंसिल होता। ठीक है, वो कैंसिल ही नहीं हो रहा, इसलिए उतना ही कॉमन लिया मैंने जितना कैंसिल हो जाए। ठीक है, वरना तो बहुत जगह बहुत कुछ कॉमन आ रहा था ना। ऊपर भी एक सवाल किया था ना मैंने, जैसे ये किया ना, ये पार्ट की में आंसर देख रहा है 14 माइनस 7√3, ये देखो, है ना। अब जी यहाँ सर। 7 कॉमन आ रहा था, लेकिन मैंने क्यों नहीं कॉमन लिया? क्योंकि मुझे पता है 7 कॉमन लेके मुझे फायदा कोई नहीं है। सही है, जी सर। तो यहाँ से कॉमन आ सकता है। कॉमन आना मसला नहीं है, मतलब आपको देखना पड़ता है हमेशा कॉमन ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, अब मसला ये है, मेरे पास जगह हो गई खत्म। पार्ट सी, 1 का पार्ट सी है 5/2√6 - 3। अब देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये सारे के सारे सवाल यूनिक हैं, ये सारे मैं कर दूंगा। अब सारे मैं ही कर दूंगा तो तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा कुछ नहीं। इन्हीं सवालों को दोबारा करो, या आगे जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनको दोबारा कर लो, मतलब उनको दोबारा क्या, उनको कर लो, ताकि प्रैक्टिस हो। जब तक इस पे तुम लोग खुद नहीं एक्सपीरियंस करोगे सवालों को करके, तब तक बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होना इस टॉपिक को लेके। ये टॉपिक बहुत अजीब सा होता है, कभी भी बदल जाता है। जैसे ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जब चेक करें तो मिल जाए कि पार्ट सी किया है यहाँ। हाँ बोलो, किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवाइड? 2√6 + 3। 2√6 + 3 से मल्टीप्लाई, और 2√6 + 3 से ही मल्टीप्लाई। तो मैं स्टेप कर रहा हूँ 5 × 2√6 + 3, और डिनोमिनेटर में भी स्टेप कर रहा हूँ 2√6 - 3 × 2√6 + 3। बताओ क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं ऊपर 5 को कि इंटैक्ट रखूं? अभी इंटैक्ट रखें। इसको चलने देते हैं, आखिर में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में कैसे होगा बताओ?
2√6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये बात सही? जी सर। 5 इंटू 2√6 प्लस 3 ऐसे का ऐसा ही। अब ये स्क्वायर 2 का भी है और 6 का भी है, इसके लिए कॉमन एरर बताया था, उसका ख्याल रखिएगा। याद है बताया था? जी सर। क्या बताया था वो मैंने? कि हम लोग स्क्वायर से स्क्वायर रूट को पहले ही कैंसिल कर देते हैं, जबकि ये स्क्वायर दोनों को मिलना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6। सही है? नहीं सही है? जी सर सही है। और भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9। चलो 5 एज इट इज, 2√6 भी एज इट इज, प्लस का 3 भी एज इट इज। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया बेटा? 24 20। माइनस 9, और 24 माइनस 9 5, 2√6 प्लस 3। 24 माइनस 9 कितना? 15. 15। बोलो उस 5 को बचा के रखने का फायदा हुआ? जी सर हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इस 5 को उस 15 से कैंसिल किया तो 3 बच गया। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया? 2√6 प्लस 3/3। क्या फर्दर न्यूमिनेटर में से कुछ कॉमन आके कैंसिलेशन होगी? नहीं सर। फिलहाल जितना तुम जानते हो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और मैं इससे ज्यादा बोझ अभी तुम पे डाल नहीं रहा। ठीक है, वरना अभी भी कुछ कॉमन है, लेकिन मैं वो अभी डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है भाई, ठीक है सर। जरा ये पार्ट डी नोट करो, मैं ये इसको नीचे ले जाकर लिखूंगा। पार्ट डी नोट करो कोई। 5/4 माइनस 3√3 प्लस 7/3√3 प्लस 4। जरा ये सवाल कोई नोट कर दो प्लीज। कर लिया? जी सर कर लिया। अच्छा भाई, अब इसको लेके चलते हैं किसी ऐसी जगह जहां हमें, सर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूं? नहीं नहीं मैं भी लिखूंगा, बस अभी याद कर दिखा दो मुझे। ये मैं कर रहा हूँ पेज नंबर 13 खाली है मेरे पास। कौन सा है ये सवाल? क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है। पार्ट डी है ना? बताना क्या था बात? एक सेकंड से स्क्रीनशॉट चेक करना है। हाँ, 5/4 माइनस 3√3 5/4 4 माइनस 3√3 3√3 प्लस प्लस 7/3√3 7/3। प्लस 4। ये हम कर रहे हैं पेज नंबर 13 पे, है ना? तो वहां मेंशन कराते हैं ताकि अगर कोई पढ़े तो उसको पता लग जाए कि ये कहाँ क्या। डन ऑन पेज नंबर 13। सही। चलो भाई, अब ये सवाल भी बहुत मजे का है। अब इसमें मुझे बताओ, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं ना? जी सर। फ्रैक्शंस को ऐड करने का क्या उसूल है? डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में एक जगह 4 माइनस 3√3 है, एक जगह 3√3 प्लस 4 है। अब मिसाल के तौर पे पहले वाले, मैं पहले तो इसको जरा सा ना एक काम कर लूं कि जिंदगी आसान हो जाए जरा। 5/4 माइनस 3√3 इसको ऐसा लिखा, और प्लस 7/4 प्लस 3√3 इसको ऐसा लिख लिया।
क्यों लिख लिया मैंने इन लोगों को ऐसा? ताकि सही से दिख जाए। तुम पहले क्यों सही से नहीं दिख रहा था? सही से तो पहले भी दिख रहा था। सर आइडेंटिटी लग रही है नीचे। हाँ, मतलब आइडेंटिटी लग रही है, या यूं कह लें कि ये अब एक दूसरे के बाकायदा कॉन्जुगेट वर्ड्स लग रहे हैं। सही है। जी सर। हमारे यहाँ अक्सर लोग, मतलब बच्चों की तो खैर बात ही क्या करें, अक्सर लोग इन दोनों को देख के ये समझ नहीं पाते कि ये कॉन्जुगेट वर्ड्स हैं। मैंने आपको कॉन्जुगेट वर्ड्स की क्या पहचान बताई कि सिर्फ किसी एक चीज की साइन मुख्तलिफ होनी चाहिए, जरूरी नहीं है बीच वाली ही साइन मुख्तलिफ हो। सही है। अब इन दोनों में 4 की साइन सेम है, 3√3 की साइन डिफरेंट है, ये भी कॉन्जुगेट वर्ड ही हैं, बट इस तरीके से पहचानते नहीं है हम लोग अक्सर। ठीक है, तो जी इसलिए सर। मैंने इसको दोबारा से अरेंज करके नीचे पहले स्टेप में ऐसे लिखा कि अब हर एक को नजर आ जाए कि यार ये कॉन्जुगेट वर्ड्स हैं। सही हो गया। जी सर। अच्छा, अब यहाँ तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, या तो तुम मुझे कहोगे एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने का मतलब डिनोमिनेटर को सेम बनाए, ठीक है, या तुम मुझे कहोगे रैशनलाइज ईच डिनोमिनेटर फर्स्ट। ठीक है, 2 चीजें हो सकती हैं आपके पास, कि या तो आप एलसीएम ले लें या फिर आप डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज कर लें और फिर एलसीएम ले लें। बताओ क्या करें? कोई मशवरा दो कोई। एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने गए तो पहले वाले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4+3√3। और दूसरे वाले को? 4-3√3। तो क्या ये तुम एक तरीके से रैशनलाइज ही नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। सही है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में आप चाहे एलसीएम लेने की बात करें या चाहे रैशनलाइज करने की बात करें, आप काम एक ही करेंगे दोनों सूरतों में। सही है, मगर ये सिर्फ इस मखसूस सवाल में है। सही है, जी सर। वरना तो ये 2 ऑप्शन रहते हैं कि या तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएं या हम रैशनलाइज करें। ठीक है, और ये देखना पड़ता है, क्वेश्चन को देख के देखना पड़ता है कि कब क्या करना बेहतर है। हम तुम्हें सिखाते हुए दोनों सिखा देंगे। जब जब इस तरह का कोई सवाल आएगा मैं तुम्हें दोनों चीजें सिखा दूंगा, बट ऑन द स्पॉट तो तुमने डिसाइड करना है कि कब क्या चीज बेहतर है। अब फिलहाल मैं तुम्हें दोनों क्यों नहीं सिखा सकता इस सवाल में? इस सवाल में मैं एलसीएम लूं तो भी वही बात, रैशनलाइज करूं तो भी वही बात है। सही है, समझ गए बात? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, समझ गया। तो चलो स्टेप कर देता हूँ। 5/4 - 3√3, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो? 4+3√3 से। यही बात है ना? जी सर। अच्छा, फिर दूसरा वाला है 7/4 + 3√3, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हो? 4-3√3। 4-3√3 से। अच्छा, अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4+3√3 से, डिवाइड में आ गया 4-3√3। अब स्टेप्स तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना कब कम या ज्यादा करने हैं। जैसे अभी तो मैं बहुत स्टेप्स कर रहा हूँ, जब सीख जाओगे तुम लोग तो फिर मैं इसको इतने आराम आराम से नहीं करूंगा, स्टेप्स इतने सारे नहीं करेंगे हम। अभी सिखा रहा हूँ इसलिए मैं हर स्टेप कर रहा हूँ। आप भी कोशिश यही करेंगे कि शुरू में करें बट बाद में इनको हटा दें। अच्छा, क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? जी जी सर, सर। हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फ्रैक्शंस को मर्ज कर देते, यानी 4-3√3 मल्टीप्लाइड बाय 4+3
√3। ये बात सही है। जी सर। अब मुझे बताओ न्यूमिनेटर में वो जो 5 4 + 3√3 के साथ मल्टीप्लाई में है और वो जो 7 4 - 3√3 के साथ मल्टीप्लाई में है, उसको मल्टीप्लाई कर दूं कि इंटैक्ट रखूं? इंटैक्ट रखें। अच्छा, इससे पहले जब तुमने इंटैक्ट रखा था तब तुम्हारे पास कितने चीजें थी न्यूमिनेटर में, या कितने टर्म्स थे? एक टर्म था, और वो जो चीज इंटैक्ट रखी थी ना वो थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन में था। समझ रहे हो? अब यहाँ 5 सिर्फ एक हिस्से के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको इंटैक्ट रख के फायदा है भी नहीं। नीचे अगर कुछ 5 आ भी जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ अभी ये स्टेप, 5 × 4 + 3√3 और 7 × 4 - 3√3। अब फर्ज करो तुम्हें डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करने के बाद 10 बच भी गया, तो क्या तुम इस 5 से इस 10 को कैंसिल कर सकते हो? नहीं सर। नहीं कर सकते। तो क्या अभी इंटैक्ट रखने का फायदा है? नहीं सर। अभी फायदा नहीं है। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, हम ये ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और 5 को 3√3 से मल्टीप्लाई किया तो 15√3। इज दैट ओके? जी सर। फिर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, और 7 को माइनस के 3√3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 21√3। ये बात सही? जी सर। अच्छा भाई, 20 + 28 हो जाता है 48, और 15√3 - 21√3 माइनस के 6√3। ये बात सही? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या, a² - b²। ठीक है, जी सर। 48 - 6√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। 48 - 6√3 16 16 में से 27 निकाल दो, या 27 में से 16 निकाल दो, तो कितना बचता है? 11 कैसा 11? -11। माइनस का। अब बताना बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्टेप लिख रहा हूं एक, बताना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। क्या किया मैंने? नेगेटिव कॉमन दिया है। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नंबर्स नहीं छोड़ते, तो वो माइनस का जो 11 था ना उसको मैंने डिवाइड में कर दिया, 48 को भी डिवाइड किया माइनस से, और 6√3 को भी डिवाइड किया माइनस से। जब 48 को माइनस से डिवाइड किया तो वो प्लस था, वो माइनस का हो गया, और वो जो माइनस का 6√3 था उसको जब माइनस से डिवाइड किया तो वो प्लस का 6√3 हो गया। सही है? जी सर। तो प्रेफर दिस, नॉट दिस। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब मैं एक बात कर रहा हूं, ऑप्शन है आपके पास, जो लोग रुक के सुनना चाहें वो लोग रुक के सुने, ये बात फिलहाल सबके लिए है नहीं। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा था, ये मैंने ये लिखा था आंसर 2√6 + 3/3 लिखा था ना, जी और सर। मैंने क्या कहा था कि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मतलब सॉरी फाइनल आंसर यही है, बट मैंने कहा था यहाँ पर कुछ कॉमन है कि नहीं है, तो मैंने कहा था वो मैं सबसे नहीं कर रहा बात। 2√6 + 3/3। ठीक है, मैंने पूछा था यहाँ कुछ कॉमन है कि नहीं। सही है, मैं इससे ज्यादा अभी फिलहाल कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। ये जो मैंने आखिरी सवाल किया इसका पार्ट डी
उसके आगे मैं और कुछ नहीं करने वाला, एक्सरसाइज क्वेश्चंस ही हैं वो आप ही करेंगे। यहाँ एक बात कर रहा हूँ, जिनको समझ में आए ठीक है, ये हर एक के लिए नहीं है। अब मैंने तुमसे पूछा क्या यहाँ कुछ कॉमन है, तो तुमने कहा नहीं कुछ कॉमन नहीं है। अच्छी तरह सोच के बताओ है सर, कॉमन है। क्या कॉमन है। 3 है शायद। 3 कैसे है। 2 है सर। 2 कैसे है भाई। रूट है। रूट कैसे कॉमन है। सर साइन कॉमन है। नहीं साइन की बात नहीं होगी, साइन कॉमन नहीं है। बस साइन कॉमन, लेकिन साइन की बात नहीं होगी। इस तरह तो फिर हर जगह साइन कॉमन आती रहेगी ना, ये तो फिर बात ही वो हो जाएगी। ये चाहिए, बताओ सोच के बताओ, कौन बताएगा, शाबाश। किसी एक के पास तो होगा थोड़ा दिमाग। ये क्या बात हुई। सर 2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √12 बनेगा। 2 को √6 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते ना, 2 तो रूट से बाहर है। अच्छा अच्छा। अगर 2 रूट के अंदर जाएगा तो वो 4 बन के जाएगा, 2 बन के नहीं जाएगा। समझे ये बात। जी सर, समझ गया। टू रूट से बाहर है वो इसलिए क्योंकि रूट के अंदर वो 4 था। अगर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन के जाएगा वो। सर 6 को 2 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। सही है, कर देते। अब फिर शायद कॉमन ले सकते हैं, क्या चीज। 2 या 3 में से कोई एक। तुम कह रही हो कि ये वाले 6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में ब्रेक कर दे, यही बात कह रही हो ना। जी सर, यही कह रही हूँ। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। अच्छा, मगर आगे कुछ नहीं कहा ना। अब मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को तो समझ में नहीं आएगी ना ये बात। कॉमन क्या लूं, अभी भी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हम्म, कोई तो कुछ बोलो। सर 3 को ले लें कॉमन। 3 को कैसे कॉमन ले लूं, दोनों में 3 कहाँ है। जी दोनों चीजों में सर 3। हाँ, सर इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। लिख तो सकते हैं, मगर बात तो वही होगी ना, रूट ही है ना वो तो। अच्छा। पावर कॉमन तो नहीं आती। चलो सोचो भाई सोचो। सर हैंड दें कोई। हम सर्ट्स पढ़ रहे हैं तो कॉमन भी सर्ट्स में सोचने चाहिए हमें। सिर्फ नंबर ही क्यों सोच रहे हो, रैशनल ही क्यों सोच रहे हो तुम लोग। जब सर्ट्स पढ़ रहे हो तो रूट्स को भी तो सोचो। ये जो मैंने नंबर अभी लिखा है, पहला नंबर, उसमें एक 2 है, एक √2 है, एक √3 है। यही बात है। जी सर। अब अगर मैं कॉमन लेने की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है अगले नंबर में से भी या तो 2 मिले, या √2 मिले, या √3 मिले, तो ही कॉमन आएगा ना। जी अब सर। अगला नंबर 3 है, उससे 2 तो नहीं ले सकते ना। नहीं सर। सोचो क्या उससे √2 या उससे √3 ले सकते हो। √3 ले सकते हैं उससे सर, √3 ले सकते हैं। ठीक है, ये जो 3 है ये असल में 2 √3 है। ये जो एक 3 है इसमें 2 √3 है। ये बात सही है। जी सर। डिवाइड वाले 3 को मैं कुछ नहीं कह रहा। अब जरा देखिए, आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक √3 यहाँ पर और एक √3 यहाँ पर।
तो आप √3 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा? 2√2 प्लस √3 अपॉन 3। ये बात सही है? जी सर। अब मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि क्या कुछ कॉमन है, तो आप कहते कि हाँ कॉमन है। दूसरा सवाल, क्या कॉमन लेना चाहिए? जी सर, क्यों? कैंसिलेशन हो रही है। अगर मैंने कैंसिलेशन की, यानी कैंसिलेशन इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे भी 2√3 है, जी सर। तो क्या ये कैंसिलेशन करूं? सर अगर इसका मैंने कोई फायदा ही नहीं है। अगर मैंने कैंसिलेशन की तो डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा, और हमें डिनोमिनेटर में रूट छोड़ना होता है। नहीं सर। ठीक है, तो जब पूछा जाए कॉमन है तो आप कहें हाँ कॉमन तो है, बट क्या कॉमन लेके फायदा है कोई? नहीं सर। आपने अगर √3 कॉमन लिया तो आप √3 को कॉमन लेके कैंसिल तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर कैंसिल किया तो डिनोमिनेटर में रूट वापस आ जाएगा, और उसी को तो खत्म करने के लिए इतनी मेहनत करवाई है हमने सारी की सारी। सही बात? जी सर। तो पहली चीज, जब तुम सर्ट्स पढ़ो और तुमसे कहा जाए कॉमन लेने के लिए, तो तब तुम सिर्फ रैशनल नंबर मत सोचो, 2 3 4 7 5, सिर्फ ये मत सोचो, रूट्स में भी दिमाग चलाओ। ठीक है, कि यार √3 या √4 या √5 या √7 ऐसी तो कोई चीज नहीं है जो कॉमन है। पहली चीज तो ये सोचो। उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें नंबर में भी कॉमन लेने के लिए कहा, तो मैंने तुमसे यही कहा ना कि ठीक है कॉमन अगर है, जैसे यहाँ पर 7 कॉमन था, बट क्या कॉमन लेना है उसको? नहीं सर। लेना नहीं है। ठीक है, अब आप जब सर्ट्स पढ़ लेते हैं ना, और हम आपसे कॉमन लेने की बात करते हैं, तो फिर कॉमन लेने की जब आपसे बात की जाएगी तो आप जरा रूट्स के अंदर भी सोचिएगा कि यार कहीं कोई √3, कोई √2, कोई √5 तो कॉमन नहीं है। अगर वो कॉमन है तो उसको कॉमन लेना भी है कि नहीं लेना, कॉमन लेके फायदा भी है कि नहीं है फायदा। बाज़ औक़ात हो सकता है आप रूट कॉमन लेके कैंसिल करें तो आपका सर्ड रिमूव हो जाए डिनोमिनेटर में से। बाज़ औक़ात हो सकता है आप कॉमन लेके कैंसिल करें, सर्ड वापस आ जाए, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी पूछूं मैं कि कॉमन है कि नहीं है, तो भाई कॉमन देखो कि है कि नहीं है। कॉमन में सिर्फ नंबर को मत देखो, कॉमन में सर्ट्स को भी देखो। ठीक है, फिर उसके बाद फैसला करो कि कॉमन लेना चाहिए भी कि कॉमन नहीं लेना चाहिए। आइए मेरी बात समझ में। जी सर, आ गई। जब हम सर्च पढ़ते हैं तो हमें अपने आप को बहुत एलिवेट करना है, सिंप्लीफिकेशन में भी, थिंकिंग प्रोसेस में भी, इन सब चीज़ों में अपने स्टैंडर्ड को बहुत ऊपर लेके जाना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते, क्योंकि वो कॉपी कर लिया बस, सोचने की तो आदत ही नहीं है। अब आप 4C में से क्वेश्चन नंबर 1, ये मैं बहुत पहले कह चुका, कर सकते हैं। अब किया है नहीं किया वो तो आप फैसला करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के एटलीस्ट 4 पार्ट्स तो कर सकते हैं। हाथ के हाथ कर लिए होंगे तो बहुत अच्छा किया होगा, नहीं किए होंगे तो सीधी सी बात है आप भूले होंगे, अब दोबारा करेंगे तो परेशानी होगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जैसा सवाल हमने कल किया, ठीक है, और आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 4 जैसा सवाल जिसमें रैशनलाइजेशन है। अब इसमें जो मैंने जितनी बातें बताई ना कि रैशनलाइज करने की जरूरत है नहीं है, कॉमन लेना है, ये सब सोच के करो। 6 पार्ट्स हैं, अच्छी तरह सोच के करो। अगर सोच के करोगे तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आगे चल के अलग ही तरह के सवाल है, ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ही कराने पड़ेंगे, ये शायद आपसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन बात वही है कि सब कुछ मैं कराऊंगा तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो कोशिश करें कम से कम ये 4 सवाल जो एक्सप्लेन किए इनको तो करें, फिर बाकी देखते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी जैसा तो सवाल मैंने किया है अभी आपके साथ, इसको रैशनलाइज करना है कि एलसीएम लेना है, ये आप सोचेंगे। ठीक है, मैं बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 ये मैं खुद ही डिस्कस करूंगा। अब ये डेफिनेटली, अब हो सकता है इनको मैं फिजिकल क्लास में करूं, हो सकता है इनको मैं ऑनलाइन ही करूं। ठीक है, सही, ये टॉपिक मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस टॉपिक में मजीद कुछ सिखाने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही सीखना होता है। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करें टाइम निकालें प्रैक्टिस करें।
क्लियर हो गई बात? जी सर। अब इसके बाद हमारा एक आखिरी टॉपिक रह जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो भी बहुत मजे का टॉपिक है, तो सर उसको भी देखेंगे। सही है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट वीक से फिर हमें क्या करना है। हो सकता है कि मैं सर मिड क्या टर्म की तैयारी शुरू करा दूं। हाँ बेटा। ठीक है सर। अरे सर तो क्या बोलो। ये आपको कल देने हैं सारे पेपर्स? नहीं नहीं, ये वाला नहीं देना है, ये मैं कल बताऊंगा क्या करना है इसका।